नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी विकास दुबे की गिरफ्तारी की, नेपाल में कुर्सी की खींचतान की, जानेंगे शिवराज सिंधिया के मुकाबले कैसे एक्टिव हुई कांग्रेस और आखिर में बात नीट जेईई सिलेबस को कम करने की उठी मांग की। लेकिन फिलहाल बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया ग्लोबल वीक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मौजूदा स्वास्थ्य हालात से निपटने के साथ ही हमारा ध्यान देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर भी। पहली बार इंडिया ग्लोबल वीक का वर्चुअली हुआ आयोजन। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुखबीर बादल को दो टूक, कहा पहले पेट्रोल मूल्यों में वृद्धि पर केंद्र को अलविदा कहें, फिर वैट में वृद्धि का करें विरोध। राजस्थान कैबिनेट का हो सकता है विस्तार, राज्यसभा चुनाव के बाद से ही चल रही हैं अटकलें। राज्यपाल से मिले सीएम अशोक गहलोत, 9 निर्दलीय विधायकों से की बैठक। पानी बेचकर गुजरात सरकार ने पिछले साल की 1600 करोड़ रुपए की कमाई, 5 साल में कमाए 7000 करोड़ से ज्यादा। 20 सालों में पानी से हो रही कमाई में राज्य सरकार की 10% आय बढ़ी। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 409 अंकों पर 36,737 पर हुआ बंद। निफ्टी 107.2 पर 10,813 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। कानपुर मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे आखिरकार अब कानून की गिरफ्त में है। विकास को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश से बचते बचाते विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। इसी मामले पर चर्चा के लिए रुख करेंगे राजीव जी का, लेकिन उससे पहले देखिए गिरफ्त में कैसे आया विकास। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी और 5 लाख का इनामी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में छिपा हुआ था। उसे सबसे पहले मंदिर के गार्ड ने पहचाना और इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। मंदिर के पुजारियों का कहना है गिरफ्तार होने के बाद विकास दुबे जोर से चिल्लाया और कहा, मैं विकास दुबे, कानपुर वाला, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। इस बात पर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए। क्या विकास दुबे ने एनकाउंटर से बचने के लिए अपनी पहचान बताई? विकास दुबे ने यूपी पुलिस और यूपी एटीएस को खूब परेशान किया। 6 दिन तक पुलिस को चकमा देते हुए आखिरकार पूरे प्लानिंग के साथ मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ। इससे पहले विकास दुबे के 2 और साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। विकास दुबे का साथी प्रभात मिश्रा पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। प्रभात मिश्रा को बुधवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा विकास दुबे गैंग का एक और मोस्ट वांटेड अपराधी बबन शुक्ला को भी पुलिस ने मार गिराया। पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों को ढेर कर चुकी थी। यही वजह है कि विकास दुबे ने गिरफ्तारी के वक्त अपनी पहचान सार्वजनिक, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथियों की तरह पुलिस उसे भी न मार दे। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को पकड़ लिया गया है, जिसे लेकर यूपी और मध्य प्रदेश प्रशासन खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन राजीव जी, सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर विकास कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक भागने में सफल रहा, वो भी तब जब स्वास्थ्य मुसीबत के चलते सख्ती है और विकास को लेकर अलर्ट तक जारी किया हुआ था। इसे आप कैसे देखते हैं? जी मीनाक्षी, ये बड़ा सवाल है कि जब कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में आवाजाही पर सख्ती है, तब विकास एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। कल ही खबर मिली थी कि विकास दुबे को फरीदाबाद में एक ऑटो से कहीं जाते हुए देखा गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि रातों रात विकास मध्य प्रदेश में उज्जैन कैसे पहुंच गया? क्या उसे प्रशासनिक मदद मिल रही थी? उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पर्ची कटवानी होती है। कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने पर्ची कटवाकर मंदिर में महाकाल के दर्शन भी किए और उसके बाद उसे एक सुरक्षाकर्मी ने पहचान लिया, जिसने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। लेकिन ये हम सब जानते हैं मीनाक्षी कि इन दिनों मंदिरों में अच्छी खासी पहरेदारी होती है। ये सावन का महीना भी चल रहा है, जब महाकाल के मंदिर में लोगों की भीड़ लगती है और ऐसे में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ संयोग मात्र है कि किसी पुलिस वाले ने विकास को नहीं पहचाना? इसीलिए यह सवाल वाजिब है कि क्या विकास को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? दरअसल कानपुर से लेकर उज्जैन तक पिछले 6-7 दिनों में जो घटनाक्रम चला है, वो वास्तविक न लग करके मीनाक्षी किसी फिल्मी पटकथा सा लग रहा है, जहां किरदार, एक्शन और ड्रामा सब कुछ पहले से तय लगता है। बस उसे इस तरह ताना बाना बुनकर जनता के सामने पेश किया गया है कि सब सच लगे। खैर, जो भी हो मीनाक्षी, लेकिन अभी विकास पुलिस की गिरफ्त में है और देखना होगा कि इस दौरान वो अपने करतूतों की कितनी परतें खोलता है और कौन कौन से लोग उसके साथ जुर्म के सहभागी बनाए जाते हैं। ऐसे एक बात और बोलूं मीनाक्षी कि इस पूरे घटनाक्रम का एक पूरा का पूरा जो विश्लेषण है, वो हमारे अगले प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में है,
जिसे आप सब देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में स्वास्थ्य मुसीबत तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रभावित मामलों की संख्या 8 लाख पार करने वाली है, जो लोगों में डर और सरकार की चिंता बढ़ा रही है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लेकर दावा किया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों से बात की। इस दौरान क्या कुछ कहा पीएम ने, देखिए रिपोर्ट में। देश में बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये सावन का महीना है, ऐसे में वाराणसी के लोगों के साथ बात करना भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जैसा लगता है। ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान भी हमारा वाराणसी उत्साह से भरा है। पीएम मोदी ने कहा, उन सभी ने जिन्होंने इस मुसीबत के दौरान काम किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। एक डर था, लेकिन ऐसी स्थिति में स्वेच्छा से आगे आना ये सेवा का एक नया रूप है। पीएम मोदी ने कहा, 100 साल पहले भी इसी तरह की मुसीबत सामने आई थी। कहा जाता है तब भारत में जनसंख्या इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी उस समय भारत उन देशों में से एक था जिसमें सबसे ज्यादा हानि हुई थी। इसीलिए समय पूरी दुनिया भारत के लिए चिंतित थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा, विशेषज्ञ भारत पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे इस बार भी स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ? 23-24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों के समर्थन के साथ इन सभी आशंकाओं पर काबू पाया। वाराणसी में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बात करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ मुसीबत फैलने की गति को काबू में किया हुआ है, बल्कि जो इसकी चपेट में आए हैं वो भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह आप सभी लोग हैं। मुसीबत को नियंत्रित रखने में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार काफी हद तक सफल हुई है, लेकिन विपक्ष शायद पीएम की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष का कहना है सरकार के फैसलों की वजह से ये मुसीबत ज्यादा बढ़ी है। एक तरफ स्वास्थ्य मुसीबत के समय पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से संवाद स्थापित किया और उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने उस दौरान लोगों की मदद की। वहीं दूसरी ओर कामगारों को मदद न मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नया हलफनामा दायर करने को कहा। ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश नाजुक दौर से बाहर कब निकल पाएगा और कब मौजूदा स्वास्थ्य हालात सुधरेंगे, ये वो सवाल हैं जो सभी की जुबान पर हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उन कामगारों के बारे में सरकार कब सोचेगी जो काम धंधा बंद होने के कारण हजारों परेशानियों से जूझ रहे हैं। दरअसल देश में बंद होने के बाद दिहाड़ी कामगारों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी कामगारों के मामले में सुनवाई की गई। प्रवासी कामगारों के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा, समस्या का पता लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सरकार पता लगाए कि समस्या है कहां और फिर इसे दूर करे। कोर्ट ने राज्य से दोबारा हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर से सुनवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश में मौजूदा हालात के चलते लागू लॉकडाउन में कामगारों की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें घर भेजने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा कि 9 जून का उसका आदेश बहुत स्पष्ट था और केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि कामगार 15 दिन के भीतर अपने गांव पहुंच जाएं। इससे पहले भी देशव्यापी बंद की वजह से बेरोजगार होने वाले हजारों प्रवासी कामगारों के लिए खाना, पानी, दवा और समुचित चिकित्सा सुविधाओं जैसी राहत दिलाने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया था। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। कोर्ट कामगारों की समस्या को लेकर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा, लेकिन नेपाल के पीएम की कुर्सी को लेकर पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी कल शुक्रवार को ही कोई फैसला कर सकती है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल के पीएम ओली के तेवर अपने विरोधियों पर सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन पार्टी में ओली के विरोधियों के तेवर भी तल्ख बने हुए हैं। पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ओली से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या रास्ते हैं ओली के पास और क्या करेंगे प्रचंड, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी रहेगी या बचेगी, ये पार्टी में उनके समर्थकों की तादाद से तय होगा। लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर ओली कमजोर पड़ते दिख रहे हैं और यही कारण है कि वो लगातार पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को टलवा रहे हैं। शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक एक बार फिर बुलाई गई, लेकिन ओली के तेवरों को देखते हुए लगता नहीं कि इस बार भी बैठक हो पाएगी। इसे शायद फिर टाल दिया जाए। नेपाल के पीएम ओली की कोशिश है कि पार्टी को उनकी ताकत का एहसास कराया जाए, उनके खिलाफ उठ रहे विरोध के सुर को दबा दिया जाए और अपनी कुर्सी बचा ली जाए। इसके लिए वो हर जतन कर रहे हैं। अध्यादेश का पैतरा हो या चीन के राजदूत से मुलाकात, लेकिन ओली का कोई भी पैतरा अभी तक सफल नहीं दिख रहा है। ओली के मुख्य विरोधी बनकर उभरे एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड मानने को तैयार नहीं है। ओली और प्रचंड
प्रचंड के बीच 6 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकला। प्रचंड अपनी बात पर अड़े हैं कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा दें, लेकिन ओली किसी भी कीमत पर पीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से दोनों नेताओं के बीच लगातार बातचीत हो रही है। आज एक बार फिर दोनों नेता आमने सामने बैठे, लेकिन अपनी अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। ओली को इस बात का अंदाजा हो गया है कि बातचीत से बात नहीं बनने वाली, लिहाजा ओली ने कुर्सी बचाने के लिए एक नई चाल चली है। ओली ने अपने समर्थकों को ढाल बनाकर प्रचंड के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया। ओली के समर्थक प्रचंड के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ओली के इस दांव के भी सफल होने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के ज्यादातर सदस्य ओली के खिलाफ हैं। प्रचंड के अलावा माधव कुमार नेपाल, झालनाथ खनाल और बामदेव गौतम इस समय ओली के विरोधियों में गिने जा रहे हैं। इस बीच आज चीन की राजदूत हाओ यांग की आखिरकार दहल से मुलाकात करने में कामयाब हो गई। दहल अभी तक उनसे नहीं मिल रहे थे। गुरुवार सुबह 9 बजे यान की दहल के निवास पर पहुंची और करीब 50 मिनट तक बात की। यान की ओली के समर्थन में पार्टी के नेताओं को एक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में देखना है कि क्या ओली अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नेपाल में बदल जाएगी सत्ता। एक तरफ नेपाल में ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में भी सत्ता बचाने की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस खुद को मजबूत कर सत्ता में वापसी की कोशिश में है। सूबे में जल्द ही विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस ने इन सीटों पर अपनी नजरें टिका दी हैं। पार्टी ने बीजेपी खेमे को शिकस्त देने की तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में जल्द ही 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। इन 24 सीटों के नतीजे ही तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज रहेगा। शिवराज सरकार बरकरार रहेगी या कमलनाथ की वापसी होगी। इसीलिए उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लेकिन इस वक्त शिवराज जहां कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में फंसे हैं, तो वहीं कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आती नजर आ रही है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी शंखनाद किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। ये सब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की 2 दिन की बैठकों के बाद देखने को मिला। साफ हो गया है कि उपचुनाव में कांग्रेस आक्रामक ढंग से बीजेपी पर बरसने वाली है। बदनावर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज और सिंधिया का नाम लेने से तो परहेज किया, लेकिन टाइगर, मामा और चाय बेचने वाले का संबोधन देकर अपनी बात जनता के सामने रखी। कमलनाथ ने ग्वालियर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह के खिलाफ सरकार के एक्शन पर बयान देकर बीजेपी पर गलत परंपरा शुरू करने के आरोप लगाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया समर्थक रहे रामनिवास रावत पर श्योपुर जिला प्रशासन के एक्शन को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में चुनावी चुनौती के लिए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। कमलनाथ और दिग्विजय के अलावा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के तेवर भी तल्ख नजर आए। उन्होंने मंत्री सिलावट को लेकर क्षेत्र के लोगों से कहा, अगर उपचुनाव के पहले कर्ज माफी नहीं हो तो वो उन्हें गाँव में नहीं घुसने देंगे। अब कांग्रेस की आक्रामक रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी नीट जेईई के सिलेबस कम करने की उठी मांग की। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई पूर्णबंदी से देश उबर रहा है। देश में अनलॉक मोड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू नहीं किया गया। स्कूल और कॉलेज पर अभी भी ताले लटके हैं। ऐसे में छात्रों के सिलेबस की चिंता को दूर करते हुए हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को कम कर दिया, जिसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीट और जेईई का सिलेबस भी कम किया जा सकता है। देश में एक तरफ स्वास्थ्य मुसीबत बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ उन छात्रों की चिंता भी बढ़ रही है जो स्कूल और कॉलेज का ताला न खुलने से परेशान हैं। छात्रों की इस परेशानी को दूर करते हुए पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सिलेबस को कम कर दिया। स्वास्थ्य मुसीबत के कारण शैक्षणिक सत्र शुरू होने में हो रही देरी के कारण बोर्ड ने ये फैसला लिया है। वहीं सीबीएसई के इस फैसले के बाद अब मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं नीट और जेईई मेन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, नीट और जेईई मेन में पूछे जाने वाले सवाल 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। ऐसे में जब देश का सबसे बड़ा स्कूल एजुकेशन बोर्ड अपने सिलेबस को 30% तक कम कर रहा है, तो जाहिर है इसका असर नीट और जेईई मेन पर भी पड़ेगा। इसीलिए अब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और कोचिंग संस्थानों को ये उम्मीद है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी नीट और जेईई मेन के सिलेबस को लेकर जल्द ही अहम फैसला ले सकता है। सोशल मीडिया पर ये मांग भी उठनी शुरू हो गई है। ट्विटर समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नीट और जेईई मेन का सिलेबस कम करने की मांग की जा रही है।
कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या करें, सरकार ने जेईई मेन और नीट का जिक्र तक नहीं किया। ऐसे में अब नीट और जेईई के सिलेबस में कटौती की जाती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।